Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के इतिहास का क्रैश कोर्स पढ़ेंगे, जो कि सीरीज चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास में, और इस सीरीज का ये 6वां लेक्चर है। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलते रहें। इससे पहले हमने भारत के इतिहास में जो क्रैश कोर्स है वो 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इतने कम समय में आप इतनी सारी जानकारी आप ले सकते हैं, इतने अच्छे से आपको भारत का इतिहास समझ में आ जाएगा। पूरा उसका मैप आपके दिमाग में रहेगा हमेशा, इतनी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इन वीडियोस में मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वो सभी एग्जाम के रिलेवेंट है। अगर आप इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं 2-3, तो आपको एहसास हो जाएगा हाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ऐसे दिखते होंगे जो एग्जाम में ऐसे मिलते हैं। हमारे यहाँ आपको पूरी फुल लेक्चर सीरीज मिल जाएगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आइए देखते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य पढ़ने से पहले आपको अपना दिमाग को रिमाइंड करवाना होगा कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा। मगध साम्राज्य पढ़ा। मगध साम्राज्य में एक वंश था, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मौर्य वंश, जिसमें जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, याद रखें ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व उसकी स्थापना की थी मौर्य वंश की। तो जब मौर्य वंश का पतन हुआ, मौर्य वंश में बहुत अच्छे से राजा आए थे, हमने आपको ऑलरेडी बताया। ये आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य आया था। इसके बाद इसका पोता जो था अकबर आया था। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अकबर ने क्या किया था? पूरे भारत में मगध के राज्यों को फैला दिया था, ठीक है। मगर जब ये मौर्य वंश का पतन हो गया, उसके बाद शुंग वंश आया, कर्ण वंश आया, उसके बाद सातवाहन वंश आया। उसके छोटे छोटे वंश आते रहे। मतलब ऐसा कोई वंश नहीं आया जिसने भारत के इतिहास में कुछ किया हो। तो भारत का इतिहास ना, ये 322 से लेकर 100 ईसा पूर्व तक तो इन्होंने लगभग राज किया। किसने? मौर्य वंश ने, कर्ण वंश ने, और हमारे जो सातवाहन वंश थे इन्होंने लगभग किया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक, 100 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक बीच में कितना टाइम का गैप है? 350 सालों का गैप है ना। तो 350 साल क्या हुआ? भारत का जो इतिहास है वो अंधकार में रहा। मतलब कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं आ पाई जिनके बारे में हम पढ़ सकें। उन्हीं को पढ़ा जाता है जिन्होंने पास्ट में कुछ किया हो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करेंगे तभी तो लोग पढ़ेंगे आपको, तभी तो लोग जानेंगे। अपने आपने कुछ किया ही नहीं तो क्यों पढ़ेंगे? तो वही हुआ था। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, उसके बाद कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं आई जिसने पूरे भारत को संभाल सका, मतलब पूरे भारत पर राज कर सका या कुछ भी ऐसा। तो ऐसी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं आई। मगर दोस्तों, जब 275 ईस्वी आया, को कितना? 275 ईस्वी आया, तो उसके बाद जो हमारा आया गुप्त साम्राज्य स्टार्ट हुआ। 275 ईस्वी से स्टार्ट क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य, जिसकी नींव रखी थी श्री गुप्त ने। चलिए आगे हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जब गुप्त साम्राज्य कब शुरू हुआ था, याद रखिए 275 ईस्वी में। 275 ईस्वी में इसकी जो स्टार्टिंग की थी, किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग की थी। तो श्री गुप्त ने क्या किया था? गुप्त साम्राज्य का स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। अब उसके बाद देखिए, पहला पॉइंट क्या है? भारत का एक स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त साम्राज्य को भारत का एक स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भारत को, जो भारत हमारे से पहले सोने की चिड़िया थी ना, तो जो सोने की चिड़िया बनाने वाला क्या था? यही था, गुप्त साम्राज्य ही था जो भारत को मेन सोने की चिड़िया बनाने वाला था। देखिए ये पॉइंट अगला, मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घ काल तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। मतलब मौर्य वंश का जब वो पतन हो गया ना, तो लंबे लंबे समय तक कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं आई जो राज कर सकी। आई आई चली, आई चली, आए और चले गए, ठीक है। ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो लंबे समय तक हो। तो उसके बारे में पढ़ा जाए, किसी ने कुछ किया ही नहीं तो क्यों हम करें? खाया पिया पचाया बस। और जो श्री गुप्त है, इन्होंने 275 ईस्वी में ये गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ की थी? प्रयाग के पास कौशाम्बी में की थी, ठीक है। प्रयाग के पास कौशाम्बी में, याद रखिए कौशाम्बी, प्रयाग के बाद कौशाम्बी।
तो जो गुप्त साम्राज्य लगभग था वो कहाँ था? वो हमारा जो आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार है ना, यहाँ पर पूरा फैला हुआ था। अगर मैं इसका एरिया आपको मैप में दिखाऊं तो देखिए मैप में ऐसा एरिया था ये पूरा। जो ये ब्लू कलर का एरिया है यहाँ तक लगभग ये फैला हुआ था। ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ये चंद्रगुप्त मतलब के द्वारा ये फैलाया गया था। उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने ये किया था। जो समुद्रगुप्त था, ये देखिए ये समुद्रगुप्त का पूरा एरिया था। जो ये वाला एरिया है इस कलर का, ये समुद्रगुप्त था। जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद जब चंद्रगुप्त आया था, मैं बताऊंगा अभी, तो ये फैलता गया यहाँ तक। उसके बाद उसका बेटा आया था समुद्रगुप्त, उसने यहाँ तक फैलाया था। उसके बाद जो उसका वो था, उसका भी बेटा था समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने ये पूरा फैला दिया था। तो ये वाला पूरा एरिया देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा ये है, ठीक है। इस एरिया के छोड़ के ये वाला एरिया छोड़ के बाकी जो तीनों कलर में है, ये पूरा गुप्त साम्राज्य था। टाइम टू टाइम राजा आते रहे, अपना साम्राज्य बढ़ाते रहे। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप। श्री गुप्त ने क्या किया? 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। याद कर लीजिए अभी से। कहाँ से शुरू की थी इसने? प्रयाग के पास कौशाम्बी में इसकी स्थापना की थी। धीरे धीरे फैलता रहा, जैसे जैसे आगे राजा, मैं आपको आगे बताता रहूंगा। जो जो राजा आएंगे क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या गुल खिलाया, मैं सब बताता रहूंगा आपको। अब श्री गुप्त ने ये स्थापना की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका बेटा एक था घटोत्कच, उसका बेटा था वो। उसके बाद ये गद्दी में बैठा, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा क्या हुआ? घटोत्कच गद्दी पे बैठा। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद इंपॉर्टेंट आप शुरू होगा। अब मेन यहाँ शुरू होता है एग्जाम रिलेवेंट। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था वो किसका बेटा था? घटोत्कच का बेटा था। और ये पोता किसका था? श्रीगुप्त जिसने स्थापना की थी चंद्रगुप्त की, उसका पोता था। और ये उसके बाद राजगद्दी पे बैठा। तो दोस्तों ये गुप्त साम्राज्य का ऐसा पहला राजा था जिसने महाराजा की उपाधि ली। कौन सी? महाराजा की उपाधि लेने वाला ये फर्स्ट राजा था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों इनके बारे में आपको याद रखना, इन्होंने शादी की थी, ये याद रखना। किससे शादी की थी? लिच्छवी के राजा जो थे, लिच्छवी के राजा की लड़की के साथ शादी की थी। तो इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी। लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उससे शादी की थी। लिच्छवी की राजकुमारी, राजकुमारी के साथ शादी हो गई। चलो ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी के साथ शादी हो गई। शादी हो गई, उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ जो बहुत फेमस कहलाया, जो बहुत फेमस हुआ भारत के इतिहास में। समुद्रगुप्त के नाम से जाना गया। किस नाम से? समुद्रगुप्त से। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में, 335 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र, कुमार देवी वही थी दोस्तों जो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, जिसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त के साथ, दोनों का जो पुत्र था समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। किसके बाद? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। तो ये बहुत फेमस हुआ। क्यों फेमस हुआ? इसको भारत का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है। अभी बताते हैं आगे, देखिए। तो इसे क्या कहते हैं? इसे नेपोलियन की उपाधि दी गई है। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चन है। जो भी इसमें लिखा हुआ है वो तो आपको किसी भी हाल में याद करना ही करना है। जो मैं एक्स्ट्रा चीज बताता रह रहा हूँ वो अगर कर लेते हैं तो पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम के प्रति। उसके बाद देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त ने वो क्या थी, खासियत क्या थी? वो राजा था और राजा के साथ साथ बहुत बड़ा कवि भी था और संगीतज्ञ भी था। तो समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि और संगीतज्ञ भी था। ये कैसे पता लगा? जो उसने सिक्के बनवाए थे, सिक्के उसने चलवाए थे, जो उसने सिक्के चलवाए थे उसमें अपनी फोटो इसने वो जो इंस्ट्रूमेंट, जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ खिंचवाई थी। तो इससे मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त एक अच्छा कवि भी था। एक इनका दरबारी था, एक इनका वो था, दरबार का मंत्री था, बहुत ही फेमस मंत्री था। उसके बारे में आपको याद रखना है, उसका नाम हरिशेन था। क्या नाम था? हरिशेन। देखिए हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री था और दरबार का कवि था। हरिशेन ने एक रचना की थी। क्या रचना का नाम था? प्रयाग प्रशस्ति। क्या रचना का नाम था? प्रयाग प्रशस्ति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, या ये पूछा जाए समुद्रगुप्त के जो दरबार में कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, क्या नाम था? हरिशेन। या ये पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के दरबार का फेमस कवि कौन था? हरिशेन था। मतलब कोई भी कुछ भी पूछा जाए आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समुद्रगुप्त के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है
क्या? हरिशेन ने समुद्रगुप्त, हरिशेन जो था उसने एक रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, देखिए प्रशस्ति से आपको शब्द देख दिख रहा होगा। प्रशस्ति का मतलब आपको ये इसके इक्वल लग रहा होगा प्रशंसा से। मतलब हरिशेन ने जो रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति, उसमें इतनी इसकी प्रशंसा की है, समुद्रगुप्त की इतनी प्रशंसा की है। तो इसी किताब से, इसी रचना से हमको मालूम पड़ता है इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में इसी रचना से हमको मेन मालूम पड़ता है। जितनी भी उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी, जहाँ जहाँ विजय किया था, मतलब जो भी गलत काम जो सही काम किए थे, जहाँ जहाँ राज्य रोहण किया था, तो साम्राज्य का विस्तार जहाँ जहाँ किया था, तो वो सब इसमें दिया गया है। ठीक है, हरिशेन ने की थी किसकी रचना? प्रयाग प्रशस्ति की। याद रख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त क्या हुआ, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, जिसका पहले का नाम था रामगुप्त और चंद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त बार बार आ रहा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो क्लियर कर देता हूँ। पूरे भारत के इतिहास में जो पहला चंद्रगुप्त था वो मौर्य था। उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, वो अलग है। तो उसके 600 सालों के बाद फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, वो ये गुप्त है, वो मौर्य था। फिर चंद्रगुप्त जो आया उसका पहला नाम था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। उसके बाद उसी के वंश में एक लड़का था, उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय रखा। और रख देते हैं ना कि दादा का जो नाम है, दादा के बाप का जो नाम है वो बेटे का रख देते हैं ना, वही रख दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? ये गुप्त साम्राज्य का था। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? ये भी गुप्त साम्राज्य का है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन है? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त। ये इतना बेकार था, ये सबसे बड़ा लड़का ये था, छोटा लड़का ये था, ये बहुत खराब था। देखिए क्यों खराब था। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर तो बैठा, लेकिन वह निर्बल और कायर था। वह शकों द्वारा, शक एक राजा था कहीं का, शक उसका नाम था, शकों द्वारा पराजित हुआ। पराजित तो हो गया, उसके बाद पढ़िए देखिए, और अत्यंत अपमानजनक संधि कर बैठा। उसने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी, जिसे ध्रुव देवी के नाम से भी जाना जाता है, ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी, को शकराज को भेंट में दे दिया। शकराज ने इसे संधि रखी। शकराज ने कहा तुम ये ध्रुव स्वामिनी को हमें दे दो, तो मैं तुम्हारी इस राजा प्रजा को मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पागल क्या था, इसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, मतलब अपनी वाइफ को, ध्रुव स्वामिनी को शकराज के हाथों भेंट कर दिया। मगर उसके बाद जो छोटा बेटा था चंद्रगुप्त, उसके बारे में देखिए। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर और स्वाभिमानी व्यक्ति था। तो उसने दोस्तों क्या किया, उसने उसने बाद में शकराज को मारकर और उसकी पत्नी को छुड़ा लाया। शकराज को मारकर उसकी पत्नी को छुड़ा लाया। उसके बाद समय बीतता गया, थोड़े समय बाद फिर इसने कुछ अपमान किया उसका। तो चंद्रगुप्त को आया गुस्सा, चंद्रगुप्त ने रामगुप्त का वध कर दिया। चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की क्या कर दी? हत्या कर दी। और जो ध्रुव स्वामिनी थी इसकी शादी, इसके साथ शादी कर ली, ध्रुव स्वामिनी के साथ शादी कर ली। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक और शादी की थी, आगे बताऊंगा। तो मगर चंद्र रामगुप्त को मार दिया, इसको मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसके साथ शादी कर ली। उसके बाद देखिए क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, शकों, जिसने उसकी वाइफ को ले गया था ना, पर अपनी विजय हासिल की और उसको छुड़ा लाया था, उसके साथ शादी कर ली थी। जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके बाद क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य क्या हुआ, एक शक्तिशाली राज्य बन गया। हमने आपको मैप दिखाया था, देखिए इस मैप में जो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो ये वाला है, ये वाला जो ये इस कलर में है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो देखिए, तो ये तो चंद्रगुप्त ने ये कर दिया। तो चंद्रगुप्त का जो बेटा था समुद्रगुप्त ने ये पूरा फैला दिया। उसके बाद ये तो था ही था, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या कर दिया, ये पूरा फैला दिया, अपने साम्राज्य के और फैलाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था, उसने अपने साम्राज्य को और फैलाया। उसके बाद उसने अपने चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ फिर शादी की थी। ये तो थी पहले वाली, वो तो उसके भाई की थी। मगर फिर उसके बाद कुबेर नागा के साथ इसने अपना विवाह रचाया था। किसके साथ? कुबेर नागा के साथ, जिससे एक उसकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम था प्रभावित गुप्त। क्या नाम था? प्रभावित गुप्त। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बेटे इसके वाइफ शादी किसने की थी। मैं बता रहा हूँ, मतलब आपको पूरा पता लग जाए ना हिस्ट्री कैसे कैसे हुआ, तो इसे याद रखने में आसानी होती है।
तो देखिए मैं आपको क्यों बता रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे फेमस है, अभी बताता हूँ। अभी पिक्चर सब अब आई है। उसके बाद देखिए हमने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था भारत में आने वाले जो भी विदेशी यात्री हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ 7-8 मिनट का है। वो आप जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसमें जितने भी भारत में वो आए थे, क्या कहते हैं उनको, जो भारत में विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में बताया गया, उन्होंने क्या 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 रचनाएं की हैं, और उनके बारे में, मतलब किस राज्य में आए थे, किसके समकालीन है, वो सब बताया गया उसमें। पूरी डिटेल बताई गई, ठीक है। अब देखिए एक चीन का यात्री था जिसे बोला जाता फाहियान, बहुत ही फेमस है चीनी यात्री। इसका नाम क्या है? फाहियान। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था, ठीक है। 399 से 414 में भारत में रहा था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा जो फाहियान, पूछा क्या जाएगा, पूछा भी गया था एसएससी सीएचएल जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, बहुत बार आया होगा। तो फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ का था? गुप्त साम्राज्य का राजा था। देखिए दोस्तों आपको ये कहीं 375 भी मिल जाता है, 375 से 415 भी मिल जाता है। तो ये एक्चुअली ये था कि इसके शासनकाल में इस यहाँ से यहाँ ये रहा था। जब एंटर इसने किया था भारत में 375 में किया था, ठीक है। और ये 415 में ऐसे गया था, मगर जो मेन था इसने इसके शासनकाल में इतने में आया था, ठीक है। और टोटल अगर पूछा जाए 375 से 415 है इसका फाहियान का पूरा भारत में भ्रमण जो है 375 से 415 है ये आपको याद नहीं करना, ये आपको इसमें पंगे में नहीं फैलना, ये आपको याद नहीं करना कब कब आया था, ठीक है, ये नहीं फैलना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन आया? कुमार गुप्त प्रथम आया। इसके बारे में आपको केवल एक ही बात याद रखनी है कि इसने स्थापना करवाई थी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में थी। आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, इसकी इसने स्थापना करवाई थी। बस ये बात याद रखनी है। किसने? कुमार गुप्त ने, जो किसका बेटा था, वो किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसका बेटा था ये कुमार गुप्त। इसको दोस्तों महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, महेंद्रादित्य भी इसका नाम है, ठीक है। इसको महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, मगर मेन कुमार गुप्त है। कुमार गुप्त के बाद में एक बारे में एक बात याद रखनी है, क्या कि दो बात याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ये उत्तराधिकारी उसका था, और इसने क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उसके बाद इसके कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद उसके बाद जो राजा बना इसका गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का, वो था स्कंदगुप्त, उसका नाम था। क्या था? स्कंदगुप्त। तो दोस्तों स्कंदगुप्त के बाद जब ये मर गया, इसके बारे में कुछ याद नहीं करना आपको, बस ये याद रखना स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त को हम मान लेते हैं कि ये आखिरी राजा था किसका? गुप्त साम्राज्य का, क्योंकि इसके बाद भी 100 सालों तक चला गुप्त साम्राज्य, मगर छोटे मोटे राजा थे उसके बाद, ठीक है। अगर एक्चुअल में पूछा जाए जो सबसे लास्ट गुप्त राजा कौन था, उसका नाम था विष्णुगुप्त था। उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो लास्ट राजा था, मगर वो इतने फेमस नहीं है, इसी को मान लिया जाता है कि गुप्त साम्राज्य का इसी के बाद अंत हो गया था। उसके बाद बहुत कम कम साल तक रहते थे, 2-2 3-3 साल तक ऐसे से राज किया, वो सब फेमस नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरी राजा कौन था, विष्णुगुप्त था कि ये था, दोनों ऑप्शन में आएंगे तो आप ऑप्शन में विष्णुगुप्त लिखेंगे, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। अगर ऑप्शन में विष्णुगुप्त आया और ये नहीं आया तो विष्णुगुप्त हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ये आया और कोई नहीं आया तो ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको मान लिया जाता है क्या, कि ये आखिरी राजा था, मगर एक्चुअल में जो आखिरी राजा था वो कौन था? विष्णुगुप्त। इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हो ना भैया, गुप्त साम्राज्य इसने लगभग 12 सालों तक राज किया था, 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक, मतलब 455 से 467 तक इसने राज किया था। उसके बाद इसका भी राज खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे दूसरे आते थे, उसका लगभग 100 सालों तक कुल मिला जुला चला, बहुत वो वंश चलते रहे, मगर जो लास्ट हो गया वो विष्णुगुप्त है। इसके बाद ये फेमस नहीं है, पढ़ते नहीं, स्कंदगुप्त के बाद हम पढ़ते नहीं, ठीक है। स्कंदगुप्त के बाद आपको नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद दोस्तों आपको 3 बातों का बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। ये 3 नाम, कालिदास, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर। अब देखिए कालिदास को सब जानते हैं, आर्यभट्ट को भी जानते हो, कई लोग इसको भी जानते होंगे। इसके बारे में देखिए, कालिदास जो थे वो समकालीन थे, उसी के काल में थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के।
चंद्रगुप्त जो सेकंड था, इसी के काल में थे कौन? कालिदास। और ये उस समय संस्कृत लैंग्वेज में सबसे प्रसिद्ध जो कवि यही थे, कालिदास जो थे संस्कृत लैंग्वेज में सबसे प्रसिद्ध कवि थे। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त, ये जो कालिदास थे ये किसके काल में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। ये संस्कृत के बहुत बड़े वो कवि थे, संस्कृत के कवि थे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इनको पूरी दुनिया जानती होगी, आप भी जानते होंगे, आर्यभट्ट, जिन्होंने दशमलव की खोज की थी। किसकी खोज? दशमलव की खोज। और यही वो थे जिन्होंने पहले बताया था जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। सबसे पहले इन्होंने नहीं बताया था भारत में। तो इन्होंने खोज की थी किसकी? दशमलव की। और ये बहुत बड़े विद्वान थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के। चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसके दरबार का जो सबसे बड़ा विद्वान था वो कौन थे? आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के सबसे बड़े विद्वान क्या थे? आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक दो ग्रंथों की स्थापना की थी। आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, और दूसरा सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। इन दो ग्रंथों की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखेंगे। क्या कालिदास क्या थे? कालिदास बहुत बड़े संस्कृत के वो थे, कवि थे। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय काल का ही वो था आर्यभट्ट, उसके दरबार का बहुत बड़ा विद्वान था, जिन्होंने क्या किया? दशमलव की खोज। जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। और इन्होंने दो ग्रंथों की स्थापना की थी, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। और इनको याद रखेंगे, वाराहमिहिर को। ये थे गुप्त साम्राज्य में ये बहुत बड़े खगोलीय वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे ये, खगोल शास्त्री। इन्होंने भी दो रचनाएं की थी, दो ग्रंथों की रचनाएं की थी, याद रखिएगा। पहली है बृहत संहिता, बृहत संहिता। और दूसरी है पंच सिद्धांतिका। पहली है बृहत संहिता और दूसरी है पंच सिद्धांतिका। और इन्होंने दो ग्रंथों की जो खोज की थी, इनके नाम ये हैं। ठीक है, और ये बहुत फेमस चीजें थी इनके बारे में। किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में। जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रट लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, ये पढ़ के चले जाइए। गुप्त वंश का जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से मिलेगा आपको। बस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो जल्दी से लाइक कीजिए दोस्तों हमारे वीडियो को। इसके बाद मैं अब वीडियो अपलोड करूंगा, इसका जो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद एक वीडियो के बाद जब स्टार्ट होगा हमारा दिल्ली सल्तनत जब हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा, उस वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकता हूँ। मध्यकालीन भारत जिसमें मुगल थे, वो सब आप अच्छे से पढ़िएगा। तो प्राचीन भारत में आपको क्या क्या याद रखना है, अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मगध का जो वीडियो है वो देख लीजिए, और ये वाला वीडियो देख लीजिए, और जो पहला वीडियो था हमारा सिंध घाटी की सभ्यता वो देख लीजिए। और अगर सभी देख लीजिए, क्योंकि 20-20 25-25 मिनट के वीडियो हैं सारे, क्या दिक्कत है, बहुत कम समय में आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो इन 6-7 वीडियोस में पूरा प्राचीन भारत आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उतने ही वीडियो वहां पे होंगे, 4-5 वीडियो में पूरा जो हमारा मध्यकालीन भारत पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो लगभग मैक्सिमम 12 से 13 वीडियो में आप पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे हम। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं। इन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।